हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फ्रांसीसियों के बारे में बताने जा रहा हूं। पहले हमने पुर्तगालियों को पढ़ा, उसके बाद हमने डच को पढ़ा, फिर अंग्रेज को पढ़ा। अंग्रेज के बाद डेन आते हैं। ठीक, डेनमार्क के लोग थे, डेनमार्क के व्यापारी को डेन कहा गया। ये लोग आते हैं, व्यापार करते हैं, अपनी सारी संपत्तियां अंग्रेजों को बेच करके वापस चले जाते हैं। इनका कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी मैच कराने में पूछ लिया जाता है, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए कौन कौन से यूरोपीय देश भारत आए थे। ठीक, तो पहले क्या लिखेंगे? पुर्तगाल लिखेंगे, फिर डच लिखेंगे, फिर अंग्रेज लिखेंगे, फिर डेन लिखेंगे, फिर फ्रांसीसी लिखेंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? फ्रांसीसियों के बारे में। चलिए आइए देख लेते हैं किसके बारे में जा रहे हैं। फ्रांसीसियों के बारे में। ये हमारा क्या है? ये हमारा भारत है। ठीक, यहां पे क्या पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है। ठीक, ये अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है। और ये जो पूरा जितना क्षेत्र है ये किसके अंतर्गत आता है? ये सब एशिया के अंतर्गत आ जाता है। और हमें कहां से मतलब रखना है? हमें इस क्षेत्र से मतलब रखना है। ठीक, ये पूरा क्या पड़ता है? यूरोप पड़ता है, यूरोप पड़ता है। और फ्रांस के लोगों को ही फ्रांसीसी कहा गया है। कहां पड़ता है फ्रांस? ये फ्रांस। बस खाली सारे पूर्वी देशों के व्यापारियों में से ये कुछ हट करके है। वो हट करके क्या है? आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। देखिए, सारी कंपनियां जो इसके पहले पूर्वी देशों के साथ व्यापार किया, उन्होंने खुद का पैसा लगा करके व्यापारिक जीवन में कदम रखा। लेकिन फ्रांसीसियों ने क्या किया कि फ्रांसीसी का सरकारी पैसा था, वहां की सरकार ने व्यापार करने के लिए पैसे लगाए थे। अब बात करेंगे फ्रांस में इस समय यहां का सम्राट कौन था। ठीक, सम्राट कौन था? लुई। ठीक, लुई 14वां कौन था? लुई 14वां। ये यहां का सम्राट था। और इसके प्रधानमंत्री जो थे उसका नाम था कोलबर्ट। प्रधानमंत्री का नाम क्या था? कोलबर्ट। कोलबर्ट। जब यूरोप के अन्य देशों ने, जैसे पुर्तगाल हो गया, डच हो गया, अंग्रेज हो गया, डेन हो गया, जब यहाँ से पूर्वी देशों के साथ ये व्यापार करते थे और व्यापार करने के बाद जब भारी मुनाफा में सामान ला करके उच्च दामों में जब यूरोप में बेचते थे, तो सम्राट लुई 14वें के जो प्रधानमंत्री थे कोलबर्ट, इन्होंने अपने सम्राट को एक सलाह दिया कि हम लोग क्यों ना पूर्वी देशों के साथ व्यापार शुरू कर दिया जाए। लुई 14वें को कोलबर्ट ने सलाह दिया कि पैसा हम लोग लगाएंगे, व्यापारी हमारे होंगे, मुनाफा हमारा होगा, सिर्फ जो व्यापारी आएंगे उनको हमें तनख्वाह देने की जरूरत रहेगी। लुई 14वें ने कहा चलो ठीक है, अगर आपकी बात ऐसी है तो हम मान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री कोलबर्ट ने लुई के सलाह पर एक कंपनी का गठन किया। उस कंपनी का नाम क्या था? ठीक, कंपनी। ठीक है, प्रधानमंत्री ने कंपनी इन द ईस्ट इन कंपनी इन द ईस्ट ओरिएंटल कंपनी इन द ईस्ट ओरिएंटल। इस कंपनी को किसने गठित किया? फ्रांस के प्रधानमंत्री कोलबर्ट ने। इन्होंने कहा इस कंपनी को चलाने के लिए हमें किसी न किसी निदेशक की जरूरत पड़ेगी। तो इन्होंने क्या किया कि एक निदेशक नियुक्त किया। उसका नाम क्या रखा? फ्रैंको कैरो। ठीक, अब फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और सम्राट ने क्या किया कि पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए अपने बेड़े और जलबेड़े क्या किए? भेज दिए।
फ्रैंको कैरो जो है अपने पूर्वी देशों के साथ जब यात्रा शुरू किया तो इसने क्या किया, इसके बेड़े जब भारतीय क्षेत्रों में हिले तो इसने क्या किया कि उत्तमाशा द्वीप से सीधा ऊपर सूरत की तरफ चला गया। और सूरत में उस समय अंग्रेजों और पुर्तगाली जो लोग जो थे अपने व्यापारिक स्थिति पूरी चरम सीमा पर पहुंचा चुके थे। इन लोगों ने रिक्वेस्ट करके व्यापार से कुछ मुनाफा कमा करके अंग्रेज और पुर्तगालियों को दे दिया। और पहली कोठी इन्होंने क्या किया, सूरत में पहली कोठी स्थापित की। और इन्होंने दूसरी कोठी कहां स्थापित की, मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में दूसरी कोठी व्यापारिक स्थापित कर दी। इसका मतलब ये होता है कि ये लोग पहले व्यापार किए, उसके बाद मुनाफा कमाया, मुनाफा कमाने के बाद जो भी फायदा हुआ उससे अपने सामान के रख रखाव के लिए इन्होंने यहाँ के नवाब होते थे, शासक होते थे, यहाँ जो जिनका दबदबा होता था अंग्रेज व्यापार में, उनसे इन्होंने कुछ पैसे ले दे करके सूरत और मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी एक एक कोठी स्थापित कर लिया। इसी समय इन्हीं के साथ फ्रैंको मार्टिन कुछ समय बाद इस कंपनी की तरफ से भेजा जाता है। क्या नाम था उसका, फ्रैंको मार्टिन। ये जब फ्रैंको मार्टिन जब आते हैं तो इन्होंने क्या किया कि पहले आकर के वेलिकोंडापुरम के जो नवाब थे, ठीक, मुस्लिम सूबेदार थे, कहां के, वेलिकोंडापुरम के जो सूबेदार जिनका नाम था शेर खान लोदी था, ठीक, ये यहां पड़ता है, ठीक, इस क्षेत्रों में। इन्होंने क्या किया कि वेलिकोंडम ठीक, फ्रैंको मार्टिन ने क्या किया कि वेलिकोंडापुरम के जो सूबेदार थे जिनका नाम था शेर खान, इन्होंने इनसे कुछ जमीन ले ली और वहां पे एक बस्ती बताई और उसका नाम इन्होंने पौंडीचेरी रखा। ठीक है, क्या रखा, पौंडीचेरी रखा। और खुद फ्रैंको मार्टिन जो है, फ्रैंको मार्टिन ये महानिदेशक बने और डुप्ले को इन्होंने गवर्नर बनाया। ठीक, गवर्नर बनाया। और इन्होंने उस जो बस्ती यहाँ पे वेलिकोंडापुरम के सूबेदार से इन्होंने जो बस्ती खरीदी थी उस बस्ती का नाम इन्होंने क्या रखा, पौंडीचेरी रखा। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं आगे क्या पॉइंट है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, पौंडीचेरी को सारी फ्रांसीसियों का हेड बना दिया। मतलब जो फ्रैंको मार्टिन ने जो वेलिकोंडापुरम के सूबेदार शेर खान लोदी से जो जमीन जगह खरीदा उस पे इन्होंने पौंडीचेरी नामक स्थान बसाया, उसका नाम पौंडीचेरी रखा। ठीक, और उस पौंडीचेरी को सारी फ्रांसीसी बस्तियों का हेड बना दिया। ठीक है, इसी समय यूरोप में क्या शुरू हो जाता है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का जब यूरोप में युद्ध शुरू हो जाता है तो अंग्रेज और फ्रांसी वहां पे दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। दोनों के बीच में यूरोप में शुरू हो जाता है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक, अब ऑस्ट्रिया का जब उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया, यहां पे फ्रांस थे और यहां पे कौन थे, अंग्रेज थे। यहां पे फ्रांसीसी थे, यहां पे अंग्रेज थे। ठीक, और ये यहां पे ऑस्ट्रिया पड़ता है। अब दोनों के बीच में यूरोप में जब युद्ध शुरू हो गया तो उसका जो असर है ना वो भारत में भी देखने को मिला। यूरोप में अंग्रेज जो है वो फ्रांसीसियों से पराजित हो रहे थे। यूरोप में अंग्रेजी जो है वो फ्रांसीसियों से पराजित हो रहे थे, लेकिन भारत में क्या हो रहा था कि फ्रांसीसी जो थे अंग्रेजों से हार रहे थे।
इसी समय शुरू होता है कर्नाटक का प्रथम युद्ध। ठीक, क्या होता है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब शुरू होता है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 तक कर्नाटक में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। हालांकि युद्ध की जो शुरुआत है वो अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेज के एक अधिकारी थे जिनका नाम था बर्नैड। अंग्रेज अधिकारी बर्नैड। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ फ्रांसीसी जलबेड़े को पकड़ लिया। जब बर्नैड ने कुछ फ्रांसीसी जहाजों को पकड़ लिया तो उस समय के जो गवर्नर थे जिनका नाम था डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब से शिकायत किया। कहा कि अंग्रेजों ने हमारे कुछ जलबेड़े पकड़ लिए हैं और उन्हें हमें वापस करा दिया जाए। कर्नाटक के नवाब ने अंग्रेजों से कहा कि जो फ्रांसीसी जहाजें आपने पकड़ी हैं उन्हें आप वापस कर दीजिए, लेकिन अंग्रेजों ने इस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और जब अंग्रेजों ने कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो जो डुप्ले थे, ठीक, ये डुप्ले गवर्नर, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने अपने मित्र मॉरिशस के जो गवर्नर थे जिनका नाम था लाबुडेन। क्या नाम था? लाबुडेन। मॉरिशस के गवर्नर थे। मित्र मॉरिशस गवर्नर जिनका नाम था लाबुडेन। डुप्ले ने क्या किया कि लाबुडेन से रिक्वेस्ट किया कि कुछ अंग्रेजों ने, ठीक, हमारी फ्रांसीसी जहाजों को बंदी बना लिया है और यहां के नवाब का भी नहीं सुन रहे हैं। तो मॉरिशस के गवर्नर जो थे जिनका नाम था लाबुडेन, इन्होंने क्या किया कि अपने 3000 सैनिक लिए और 3000 सैनिक लेकर के मद्रास पर अटैक कर दिया। जब मद्रास पे अटैक कर दिया तो लाबुडेन ने क्या किया कि मद्रास को पूरी तरीके से जीत लिया। मद्रास उस समय किसके उसमें था? मद्रास उस समय अंग्रेजों की प्रमुख कोठियों में से एक था। लेकिन लाबुडेन ने क्या किया कि 4000 पाउंड लेकर के अंग्रेजों को मद्रास फिर से वापस कर दिया, क्योंकि बर्नैड ने फ्रांसीसी जहाजों को छोड़ दिया था। लेकिन डुप्ले ने क्या किया कि फिर से फ्रांसीसी बस्ती को डुप्ले ने जीत लिया और जीत करके उन्होंने कर्नाटक के नवाब को देने का वादा किया कि हम मद्रास को जीत लेंगे और जीतने के बाद हम मद्रास को आपको सौंप देंगे। लेकिन कुछ समय बाद कर्नाटक के नवाब को जब मद्रास नहीं मिला, तब मद्रास ना पाने, जब उनको नहीं मिला तो उन्होंने एक सेना भेज दी महफूज खान के नेतृत्व में। ठीक, कर्नाटक के नवाब ने महफूज खान के नेतृत्व में सेना भेजी। ठीक, सेना भेजी और इस सेना को, एक बड़ी सेना को, एक पैराडाइज के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना ने कर्नाटक के नवाब की सेना को बुरी तरीके से पराजित कर दिया। इसी समय यूरोप में जो उत्तराधिकार का, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, वहां पे एक्सला-शापेल की संधि हो गई। और जब एक्सला-शापेल की संधि हो गई तो अमेरिका में फ्रांसीसियों को लुइसबर्ग का क्षेत्र मिल गया और भारत में क्या किया कि भारत में अंग्रेजों को फ्रांसीसियों ने मद्रास फिर से सौंप दिया। एक्सला-शापेल की संधि, ये कर्नाटक के प्रथम युद्ध की समाप्ति का चर्चा है। अब कुछ समय बाद दोनों के बीच में यूरोप व्यापार बढ़िया से चल रहा था, लेकिन इसी समय कर्नाटक का द्वितीय युद्ध प्रारंभ हो गया। क्या?
कर्नाटक का द्वितीय युद्ध प्रारंभ। ठीक, अब कर्नाटक का द्वितीय युद्ध प्रारंभ क्यों हुआ इसके बारे में हम बात करेंगे। कब हुआ? 1749 से 54। ठीक, ये कर्नाटक का द्वितीय युद्ध शुरू हो गया। अच्छा, रीजन क्या है शुरू का होने का? जो इस समय कर्नाटक के नवाब थे जिनका नाम था निजामुल मुल्क आसफ जाह। ठीक, क्या नाम था? नवाब आसफ जाह। आसफ निजामुल मुल्क आसफ जाह थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। कर्नाटक के नवाब की मृत्यु हो गई थी। तो डुप्ले ने क्या किया कि कर्नाटक के उत्तराधिकार के उसमें इन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। लेकिन हस्तक्षेप आप कब तक करोगे? कहाँ कहीं पे व्यापार कर रहे हो और वहां की राजनीति में हस्तक्षेप आपने शुरू कर दिया, तो वहां के और भी तो उसके उत्तराधिकारी थे। उस समय डुप्ले अपने आप को दक्षिण भारत के व्यापारियों में सबसे सर्वे सर्वा समझने लगा था। ये उसकी सबसे बड़ी भ्रम थी। कर्नाटक के नवाब की जब मृत्यु हो गई तो डुप्ले ने क्या किया कि कर्नाटक के राजनीति में हस्तक्षेप कर दिया। और डुप्ले ने क्या किया कि मुजफ्फर जंग, ठीक, किसको? मुजफ्फर जंग। भाई ये कर्नाटक का क्षेत्र पड़ता है, यहाँ की उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। तो जो कर्नाटक के हैदराबाद का निजाम, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, हाँ, मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम बना दिया और चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया। और डुप्ले ने अपनी सेना लेकर के, भयंकर सेना लेकर के निकल पड़े। और इन्होंने जो शाही सेना थी, कर्नाटक की जो शाही सेना थी, अंबूर के निकट, ये यहां पे अंबूर पड़ता है, अंबूर के युद्ध में पराजित कर दिया इनको। ठीक, किसको? कर्नाटक की शाही सेना को। अब अंग्रेज भी शांति से तो बैठने वालों में से थे नहीं। अंग्रेजों ने भी अपना प्रभाव कर्नाटक के क्षेत्र में बढ़ाना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया कि नासिर जंग का पक्ष लिया। कर्नाटक की गद्दी पर बैठाने के लिए इन्होंने नासिर जंग का पक्ष लिया था और इन्होंने चंदा साहब और मुजफ्फर जंग का पक्ष लिया था। दोनों के बीच में मतभेद फिर से शुरू हो गए। अंग्रेज चाहते थे कि कर्नाटक की गद्दी पर नासिर जंग को बैठाया जाए, लेकिन उस समय फ्रांसीसियों ने तो चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना ही दिया था। दोनों के बीच में फिर से युद्ध शुरू हो गया। दोनों की सेना जो है वो जिंजी नदी के तट पर, ठीक, कर्नाटक में जिंजी नदी पड़ती है, उसी के तट पर दोनों अंग्रेज और फ्रांसीसियों की सेना आमने सामने। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है और फ्रांसीसी सेना इस युद्ध में बुरी तरीके से पराजित हो जाती है। जब ये बात फ्रांस में पता चलती है कि डुप्ले ने भारत के व्यापार में बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को तुरंत फ्रांस आने के आदेश दे देते हैं। और वहां जाने के बाद डुप्ले को वहां की कोर्ट ने मृत्यु दंड की सजा सुनाई उसको, और उसके स्थान पर उन्होंने एक दूसरा गवर्नर गोडेहू को भेजा। ठीक, डुप्ले के बाद कौन आया? गोडेहू। ये कौन थे? गवर्नर। कहां के गवर्नर? अरे भैया फ्रांसीसी के गवर्नर थे। अब जब गोडेहू आए, गोडेहू ने देखा कि भाई सिचुएशन बहुत खराब है यहाँ की, तो उन्होंने अंग्रेजों से क्या कहा कि एक काम करते हैं, चलो संधि कर लेते हैं। क्या कहा? गोडेहू ने क्या कहा कि एक काम करते हैं, चलो हम लोग संधि कर लेते हैं। तो 1755 में, कब? 1755 में दोनों के बीच में पांडिचेरी का संधि हो गया। दोनों के बीच में पांडिचेरी का संधि हो गया। जब पांडिचेरी का संधि हो गया तो दोनों को अपने अपने क्षेत्र व्यापार वाले फिर से इनको पुनः मिल गए। जब इनको अपने अपने व्यापार वाले क्षेत्र मिल गए तो इन दोनों का व्यापार फिर से शुरू हो गया।
किसी के बीच में कोई शिकवा गिला नहीं था। अब जब दोनों के बीच में व्यापार शुरू ही हुआ था, अच्छा सब कुछ चल ही रहा था, इसी समय यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया। क्या? यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया। उसका असर भारत में भी दिखाई पड़ा। ठीक है, यूरोप में क्या शुरू हो गया? तीसरा कर्नाटक युद्ध, तीसरा कर्नाटक युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध की वजह से शुरू हुआ। ठीक, जब यूरोप में अच्छा, सप्तवर्षीय युद्ध का मतलब क्या होता है? जैसे पूरे देश में, पूरे विश्व में विश्व युद्ध शुरू हुआ था, इसी तरीके से यूरोप में 7 वर्षों तक युद्ध चला। ठीक, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे की स्थानों को हड़पने के लिए। तो यूरोप में जो 7 वर्ष तक युद्ध चला आपस में, फ्रांसीसी, ब्रिटेन, अंग्रेज, पुर्तगाली सबने इसमें भाग लिया। उसी को हम लोगों ने क्या कहा कि सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया। अब जब सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में शुरू हुआ तो उसका असर भारत में तो दिखाई पड़ना था, क्योंकि प्रमुख प्रतिद्वंदी सप्तवर्षीय युद्ध में वहां फ्रांसीसी और अंग्रेज थे। भारत में भी दोनों फ्रांसीसी और अंग्रेज प्रमुख एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन चुके थे। दोनों की सेनाएं फिर आमने सामने खड़ी हो गई कर्नाटक के तृतीय युद्ध में। ठीक, द्वितीय हो गया, और ये क्या है? कर्नाटक का तृतीय युद्ध। ठीक, कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब शुरू हुआ? 1756 से 63। कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब से कब शुरू हुआ? 1756 से 1763 के बीच में कर्नाटक का तीसरा युद्ध शुरू हुआ। इसलिए शुरू हुआ क्योंकि यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया था। दोनों की सेना भारत में भी आमने सामने हो गई। लेकिन ये अब की कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध है ना, ये एकदम आखिरी युद्ध होगा दोनों के बीच में। दोनों की सेनाओं ने क्या किया कि आमने सामने वांडीवास के क्षेत्र में खड़ी हो गई। ठीक, वांडीवास के क्षेत्र में 22 जनवरी वांडीवास का युद्ध, 22 जनवरी 1760। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? यूरोप और फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में ये आखिरी लड़ाई थी, वांडीवास का युद्ध। 22 जनवरी 1760 में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी बुरी तरह पराजित हो गए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट ने किया और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट लाली ने किया। काउंट लाली बुरी तरह पराजित हुए। फ्रांसीसियों के क्षेत्रों को अंग्रेजों ने जीत लिया और ये कहा फ्रांसीसियों से कि अब सिर्फ तुम व्यापार कर सकते हो, ना ही किले बना सकते हो और ना ही सेना रख सकते हो। ये अधिकार अब आपको नहीं दिया जाएगा। और जब कोई भी व्यापारी, ठीक, कोई भी दल वो भारत में सेना नहीं रख सकता है, भारत में किला नहीं बना सकता है, तो फिर वो खाली मात्र व्यापार तक ही सीमित हो गए। लेकिन कुछ समय बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि इनको एक जगह ही समेट दिया पूरी तरीके से, और सिर्फ इनका कार्य जो छोटा मोटा बचा हुआ था वो कार्य कौन सा था? व्यापार करना। अब यहां पे अंग्रेज क्या हो गए थे? सर्वे सर्वा हो गए थे। ठीक है, ये था फ्रांसीसियों के बारे में। चलिए आइए, कुछ पॉइंट है हम उसके बारे में नोट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए।
चलिए ये फटाफट देख लेते हैं। पॉइंट क्या है हमारा? पहला पॉइंट, फ्रांस के सम्राट क्या नाम था उनका? लुई 14वां। लुई 14वां के समय के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से 1664 में पूर्वी देशों के साथ व्यापार शुरू किया। कंपनी का नाम रखा। कंपनी का क्या नाम रखा? कंपनी का नाम रखा था कंपनी द इंड ओरिएंटल रखा। ठीक है, एक पॉइंट क्या हो गया। चलिए अगला पॉइंट फटाफट देख लेते हैं। भारत में फ्रांसीसी की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो द्वारा 1668 में सूरत में स्थापित किया गया। ठीक, चलिए आइए अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट हमारा ये है कि 1773 में 1600 की बात हो रही है। 1673 में कंपनी के निदेशक ने, क्या नाम था उनका? नाम लिख लेते हैं, फ्रैंको मार्टिन ने वेलिकोंडापुरम के सूबेदार शेर खान से एक छोटा गांव खरीदा। एक बस्ती बसाई। उसका नाम पौंडचेरी रखा।
पौंडीचेरी रखा, पौंडीचेरी रखा। ठीक है, चलिए आइए अगला पॉइंट। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में नवाब के महफूज खान के नेतृत्व वाली सेना को सिद्धथों के युद्ध में पराजित कर दिया। पराजित कर दिया। ठीक, चलिए आइए यहाँ पे अगला पॉइंट लिखते हैं। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, ठीक, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में 22 जनवरी 1760 को वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी पराजित बुरी तरीके पराजित कर दिए गए। आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाएगा कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, चलिए अब फ्रांसीसी केवल व्यापार कर सकते थे। सेना और किले नहीं बनवा सकते थे। ये कुछ पॉइंट है जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए हम आपके इसी में थोड़ा सा आगे निकालते हैं। हो गया होगा आप लोगों का, मिटा दिया जाए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग। आइए थोड़ा सा इसके आगे हम आपको बता देते हैं। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको। हो गया होगा, नोट कर लीजिएगा इसको। फ्रांसीसियों के बारे में इतना ही है। अब हम कर्नाटक के तीनों युद्ध के बारे में और संधि के बारे में बता देते हैं। ठीक है, चलिए आइए।
चलिए आइए कर्नाटक के तीनों युद्ध के बारे में बात करते हैं। क्या आएगा? नाम, नाम हो गया। अब किस वर्ष हुआ था, वर्ष की बात कर लेंगे। ठीक, आगे क्या कारण था, कर्नाटक का युद्ध होने का कारण क्या था, और संधि कौन सी हुई थी फिर, जिस संधि के तहत उसको समाप्त किया गया था। संधि हो गया। अब उसका परिणाम क्या था, क्या था परिणाम, परिणाम। ठीक, कर्नाटक की, चलिए आइए कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट थोमे, सेंट थोमे या अडयार या अडयार युद्ध। कब हुआ था? 1748 में। ठीक, अब कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था, चलिए आइए इसके बारे में। 1746 से 48 तक चला था। ठीक, अब कारण क्या था इसका, कर्नाटक का प्रथम युद्ध का, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। क्या था? कर्नाटक का प्रथम युद्ध शुरू होने का प्रमुख कारण क्या था कि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार शुरू हो गया था, इसीलिए कर्नाटक का प्रथम युद्ध का प्रभाव भारत में भी देखने को मिला था। चलिए क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। ठीक, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार यूरोप में शुरू हुआ था, तो उसका असर कहां देखने को मिला था? भारत में देखने को मिला था। संधि के तहत, किस संधि के तहत समाप्त किया गया था? एक्सला सापेल की संधि, एक्सला सापेल, सापेल की संधि कब हुआ था? 1748 में। ठीक, उसका परिणाम क्या निकला था? इसका परिणाम यह निकला था कि इस युद्ध में भारतीय नरेशों की दुर्बलता का पता चला। ठीक, ये तो था कर्नाटक के प्रथम युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1746 से 1748 में हुआ था। क्यों हुआ था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के यूरोप में शुरू हुआ था, जो भारत में, ठीक, यूरोप में ही एक्सला सापेल की संधि हो गई थी, जिसके तहत फ्रांसीसियों को अमेरिका में लुइसबर्ग नामक प्लेस मिल गया था और भारत में मद्रास अंग्रेजों को मिल गया था। इससे क्या पता चला? इससे भारतीय जो नरेश थे उनकी कमजोरियों का पता चला। चलिए आइए हम बात करेंगे कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, चलिए कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब से कब शुरू हुआ था? 1749 से 1754 तक। ठीक, इसका कारण क्या था युद्ध शुरू होने का? कर्नाटक और हैदराबाद और कर्नाटक और हैदराबाद के आंतरिक मामले, ठीक, क्योंकि यहाँ के
नवाब की मृत्यु हो गई थी। ठीक, ये हो गया। अब आइए संधि की बात कर लेते हैं कि किस संधि की वजह से कर्नाटक का दूसरा युद्ध समाप्त हुआ था। तो पौंडीचेरी का संधि, क्या, पौंडीचेरी का संधि। पौंडीचेरी की संधि, पौंडीचेरी की संधि की वजह से कर्नाटक का दूसरा युद्ध समाप्त हो गया था। पौंडीचेरी की संधि कब किया गया था? 1755 में। किसने किया था? ठीक, जब डुप्ले को वापस बुला लिया गया था और उनके स्थान पर एक नए गोडेहू गवर्नर को भेजा गया था। इससे इसका परिणाम क्या निकला था, इसके बारे में देख लेते हैं। ये परिणाम क्या है? अनिर्णायक रहा। कोई निष्कर्ष इसका निकला नहीं। अनिर्णायक रहा। एक चीज और याद रखिएगा, लेकिन यहां पे अंग्रेजों का पक्ष जो है वो भारी रहा। अंग्रेज पक्ष भारी रहा, भारी रहा। ठीक, चलिए आइए बात कर लेते हैं कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब शुरू हुआ था और किसकी वजह से शुरू हो गया था, इसके बारे में हम ध्यान देते हैं। क्या तीसरा युद्ध? कर्नाटक का तीसरा युद्ध, कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब शुरू हुआ था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध था 1755 में खत्म हुआ था और 1756 से 63 तक कर्नाटक का तीसरा युद्ध चला था। किस लिए चला था? क्योंकि यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया था। क्या शुरू हो गया था? यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया था, शुरू हो गया था। उसी वजह से भारत में भी युद्ध शुरू हो गए थे। ठीक, किस किस संधि की वजह से यह युद्ध समाप्त हुआ था? पेरिस की संधि की वजह से। किसकी संधि की वजह से? ठीक, यूरोप में पेरिस की संधि हो गई थी। पेरिस की संधि की वजह से, जब पेरिस की संधि यूरोप में हो गई तब यहां पर भी ये युद्ध समाप्त कर दिया गया था। कब पेरिस की संधि हुई थी? 1763 में। ठीक, इसका परिणाम क्या निकला था कि वांडीवास के युद्ध के बाद ये खत्म हो गई थी। अंग्रेज अब व्यापार में सर्वश्रेष्ठ हो गए। ठीक है। ये कुछ पॉइंट थे जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। ठीक, पहला क्वेश्चन, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब शुरू हुआ? 1746 से 48 में। किस वजह शुरू हुआ था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के संधि, एक्स+अपेल की संधि 1748 में हुई थी। यहाँ पे परिणाम क्या निकला था? भारतीय नरेशों की पोल खुल गई थी, इनकी दुर्बलता का पता चल गया था। कर्नाटक का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1749 से 1754 में हुआ था। ठीक, कर्नाटक और हैदराबाद के आंतरिक मामलों में यहाँ के अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने हस्तक्षेप किया। संधि क्यों हुई? पौंडीचेरी की संधि से यहाँ पे दोनों के बीच में समानता आ गई। ठीक, इससे क्या हुआ? ये युद्ध कर्नाटक का दूसरा युद्ध अनिर्णायक रहा, लेकिन इस दूसरे युद्ध में अंग्रेज पक्ष भारी रहा। ठीक, कर्नाटक का तीसरा युद्ध, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 22 जनवरी 1760 को।
ठीक है, वांडीवास का युद्ध कर्नाटक का तीसरे उसमें हुआ था। ठीक, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रांतीय मुगल काल के बारे में या उत्तर मुगलवर्ती काल पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रांतीय शासक वर्ग जो थे, जिसमें हम लोग मराठा को भी पढ़ेंगे, निजाम और हैदराबाद को भी पढ़ेंगे, बंगाल को भी पढ़ेंगे, जौनपुर को भी पढ़ेंगे। थोड़ी सी वो टॉपिक है, उसके बाद हम लोग सीधा मिडवल हिस्ट्री में कूद पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तब नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।